संवैधानिक रूप से जिन लोगों ने वसीम की हत्या की है, अगर कोर्ट ने उल्टा बना दिया तो आप ये कहना कि भीम आर्मी के लोग क्या कर गए थे। जो लोग गोहत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन लोगों को। अगर मुसलमानों की टोपी उछाली जाएगी तो हम सरकार को 6-6 फुट कुदाना जानते हैं, याद रखें आप लोग, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। नमस्कार। हरिद्वार जिले के माधोपुर क्षेत्र में हुई वसीम कुरैशी उर्फ मोनू कुरैशी की मौत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी और अब ये मामला सिर्फ राज्य की सुर्खियों में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में जगह बना चुका है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता गया और जाहिर है जब मामला बढ़ता है, तूल पकड़ता है, बड़ा बनता है तो कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक बयानबाजी, अनर्गल बयानबाजी की जाती है ताकि राष्ट्रीय पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका लाभ ले सकें। वो भी यहाँ देखने को मिला। और लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या वसीम कुरैशी की हत्या हुई है या मौत हुई है, ये अभी भी प्रश्न है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किस तरह की स्थिति सामने आई है वो भी आपको बताएंगे। इस पूरे मामले में भीम आर्मी चीफ मंजीत नोटियाल ने जिस तरह की बयानबाजी, अनर्गल बयानबाजी की है, ये बयानबाजी आपको सुनना ज़रूरी है और इस पर विचार करना भी बेहद ज़रूरी है। दरअसल ये बयान जो है ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और साथ ही समाज में फूट डालने का काम और अशांति फैलाने का काम भी ऐसे लोग लगातार कर रहे हैं। इस बयान ने कहीं ना कहीं आहत जरूर किया होगा और इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। बहरहाल हम आपको ये बयान सुनाते हैं, इन्होंने बयान क्या दिया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से दूसरी जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री स्वामी अतिश्वरन ने भी जिस तरीके से बयानबाजी की है, ये दोनों बयान चर्चाओं में हैं और आपको सुनने की और जानने की बेहद आवश्यकता है। उसके बाद बताएंगे इस रिपोर्ट में क्या कुछ इस पूरे मामले में हलचल हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे और वो इन जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इन जालिमों का वो सामना कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात आजादी के समय कही थी कि जब तक देश का दलित और मुसलमान एक पंच पर नहीं आएगा, बटोगे तो कटोगे, जब तक बढ़ते रहोगे तो कटते रहोगे। इसलिए मैं आपका भाई आपसे कहने के लिए आया हूं और अपने परिवार से, क्योंकि भीम आर्मी जमीन संगठन के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, डरते किसी के बाप से नहीं है। मैं अपने परिवार को आज आश्वासन दिलाने के लिए आया हूं कि संवैधानिक रूप से जिन लोगों ने वसीम की हत्या की है, अगर कोर्ट में उल्टा बनाकर कुत्ता ना बना दिया तो आप ये कहना कि भीम आर्मी के लोग क्या कह रहे थे। लेकिन लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या वसीम की हत्या हमारे लिए आखिरी होगी? क्या इस देश का मुसलमान इस लड़ाई में साथ देगा, नहीं देगा? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आपसे ये वादा करके जा रहा हूं आज उत्तराखंड की धरती पर कि अब वसीम के बाद में कोई वसीम या कोई नसीब नहीं मरेगा। कोई मरेगा तो संविधान से उसका ऐसा इलाज करेंगे, 7 पुश्तों तक उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि संविधान के मानने वाले लोगों से पंगा मत लेना। और जिन लोगों ने यह घटना की है, अगर उत्तराखंड सरकार का दिमाग खराब हो गया है, मैं उत्तराखंड सरकार को भी कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों की टोपी उछाली जाएगी तो हम सरकार को 6-6 फुट कुदाना जानते हैं, याद रखें आप लोग, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। इसलिए मैं आपसे भाइयों कहना चाहता हूं कि हमें पूरे देश के मुसलमानों का साथ चाहिए। जितना बड़ा जुल्म इस देश में हो रहा है हमारे साथ में, जिस दिन देश का दलित और मुसलमान एक मंच पे आ गया, हम इस देश की सरकार भी गिरा सकते हैं। इस देश के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको उनकी औकात बता सकते हैं और जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमें कमजोर समझकर सता रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि ये सरकार आप ही लोगों ने बनाई है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। मुसलमान भाइयों, आपको समझना होगा, इस लड़ाई में मैं आपका हाथ मांगने के लिए आया हूं। जिसने वसीम को मारा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, संविधान उसका इलाज करेगा। मैं आपसे आपके परिवार के बीच में वादा करके जा रहा हूं। लेकिन मुसलमानों, मुझे आपका साथ चाहिए। उनका ऐसा इलाज कर देंगे कि 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। लेकिन कसम खाओ कि देश का दलित और मुसलमान अब भीम आर्मी जमीन संगठन के साथ जुड़कर इस अन्याय के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम पूरे देश के अंदर करेगा।
शनिवार 24 अगस्त की देर रात को पुलिस को सूचना मिलती है कि माधोपुर क्षेत्र में गो तस्करी की जा रही है। पुलिस सूचना पर भागती है और 1:30-2 बजे के आसपास माधोपुर क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने लगती है। वहीं वसीम उर्फ मोनू कुरैशी उनको जाते हुए दिखाई देता है और स्कूटी से जाते हुए वसीम जब पुलिस को देखता है तो वो भागने लगता है। पुलिस को शक होता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। वहीं पुलिस का कहना है कि वसीम भागते हुए तालाब में कूद जाता है अपनी स्कूटी छोड़कर और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं वसीम के परिवार और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस पहले उसके साथ मारपीट की पुलिस ने और उसके बाद उसको तालाब में फेंक दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उसके शरीर पर कुछ गंभीर चोटें भी हैं, साथ ही उसके पैर बंधे हुए थे जब उसको तालाब से निकाला गया। इस पूरी थ्योरी में ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 16 मार्च को भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी इसी साल, और वो भी शनिवार देर रात की बात ही है, जब उसी क्षेत्र में सोहलपुर जो गांव है उसी गांव के कुछ युवकों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। गो तस्करी का मामला था और इस मुठभेड़ में पुलिस को चाकू लगता है और कहीं ना कहीं जो गो तस्कर है उस गो तस्कर को भी पुलिस गोली मार देती है। तो यहाँ पर उसके पैर में गंभीर चोटें आती हैं और दोनों को हायर सेंटर रेफर किया जाता है। ये पूरी मीडिया रिपोर्ट्स हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जब ये खबर प्रकाशित हुई थी, लगभग 5 महीने पुरानी खबर है, ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है तो समझा जा रहा है और परिवार जो है वो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि कहीं ना कहीं उससे रंजिश जो थी पुलिस की लगातार चल रही थी उसके परिवार के लोगों के साथ, और मोनू कुरैशी को सोहलपुर का पाते देख या मुस्लिम पाते देख उन्होंने उस पर हमलावर हुए और उसे जान से मारने की कोशिश ही नहीं बल्कि उसको तालाब में मारपिटाई करके फेंक दिया गया ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। अब इस पूरी थ्योरी से पहले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले, जिस तरीके से स्वामी यतीश्वरानंद सामने आए और उन्होंने कांच की गोली मारने के बात कही कि गो तस्करों को गोली मार देनी चाहिए, कांच से गोली मार देनी चाहिए, यहीं वो एक तरफ कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो इस तरीके से बात करते हैं, तो इस पर थोड़ा विरोधाभास जरूर नजर आता है। लेकिन राजनीति है तो राजनीति बात भी करेंगे और इसकी फ़ायदे लेने की कोशिशें जो राजनेता करते हैं वही प्रयास स्वामी यतीश्वरानंद ने किया। और इनका प्रयास ये भी है कि कहीं ना कहीं हरिद्वार ज़िले में वो अपनी छवि इस तरीके से इस्टेब्लिश करें कि भारतीय जनता पार्टी में उनको विशेष लाभ मिले और एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनको जाना जाए। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं और इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की। वो मीडिया के सामने आकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, गोली मारने की बयानबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है और क्षेत्र में अशांति फैलाने के काम भी इस तरीके से किए जाते हैं। किसी व्यक्ति ने उसको सूचना दी कि माधोपुर के अंदर गो कसी की जा रही है। रात को पुलिस उस गांव में 1:30 बजे पहुंची और पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा, केवल गांव में पुलिस गई। लेकिन एक व्यक्ति उस गांव में मोटरसाइकिल लेकर 1:30 बजे घूम रहा था। उन्हें देखा कि पुलिस आ गई, उनने अपनी मोटरसाइकिल को जल्दी से दौड़ाया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे एक मांस का कट्टा भरा हुआ रखा था और वो मांस का कट्टा नीचे गिर गया और उसने देखा कि पुलिस है, मुझे पकड़ेगी। उन्होंने जल्दी से मोटरसाइकिल दौड़ाई और वो किसी तालाब में जाकर या किसी गड्ढे में जाकर गिर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है उसकी मृत्यु में, क्योंकि उसने गलत काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं लिस्ट भी यहाँ पर लेकर आया हूँ, 2020 से लेकर 2024 तक उस परिवार के ऊपर 7 मुकदमे गो हत्या के लिखे हुए हैं। उसके बाप पर भी लिखे हुए हैं, उसके और परिवार के मेंबरों पर लिखे हुए हैं, और वो तो स्वयं मरा तालाब में गिरकर। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लोग गो हत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन लोगों को। हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको कंच की गोली से बीन देना चाहिए। गाय हमारी माता है। इस देश के अंदर, इस देश के हजारों महापुरुषों ने गाय को बचाने के लिए लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, गोलियां खाई हैं, बलिदान दिए हैं हजारों लाखों लोगों ने। और गाय की हत्या का मतलब भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता पर सीधा चोट करना। जो भी भारतीय सभ्यता को छेड़ने की कोशिश करेगा, भारतीय संस्कृति को छेड़ने की कोशिश करेगा, और गाय हमारा उसमें प्रमुख बिंदु है। हम किसी भी कीमत पर उनको पकड़ने वाले नहीं है, चाहे कितना भी संघर्ष हमें क्यों ना करना पड़े। और मनजीत नोटियाल जिस तरीके से कहा कि वो कुत्ते की तरह कोर्ट में लटका देंगे,
तो क्या उन्होंने ये मान लिया है जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच होने से पहले ही उन्होंने जिस तरीके से कह दिया कि वो पुलिसकर्मी हैं जो वो हत्यारे हैं और हत्यारों को कोर्ट में लटका देंगे, तो ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं जो हर बात में अपनी संविधान का हवाला देते हैं, संविधान को मानने वाला बताते हैं? तो क्या संविधान में ऐसा लिखा गया है कि वो मंजीत नौटियाल को हक देते हैं कि वो कोर्ट में पुलिसकर्मियों को उल्टा लटका देंगे? इस बयान से क्या कुछ वो जाहिर करना चाहते हैं? सीधा सीधा बात है कि जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करके, जिसका वो भी जानते हैं कि ये उचित नहीं है शायद, लेकिन क्योंकि लोगों को जो इमोशंस हैं उन पर हाथ रखकर वो अपना सपोर्ट लेना चाहते हैं और उनकी जो विचारधारा के लोग हैं, उनसे जो मेल खाते विचारधारा के लोग हैं, उनको अतिरिक्त प्रभावित कर सकें। यही कोशिश मंजीत नौटियाल ने भी की, लेकिन सरकार के लिए भी उन्होंने जिस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो घोर निंदनीय है और उन्होंने साफ तौर पर इलाज करने की, दिमाग ठीक करने की बात सरकार की है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए और ये जवाब हम आपसे लेना चाहते हैं कि क्या मंजीत नौटियाल को ये हक किसने दिया कि वो क्षेत्र में आकर ऐसी बात करें? वहीं दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है उसकी बात वो कर रहे हैं और राजनीतिक उनकी जो लकीर है वो इसी आधार पर चलती है, राजनीति जो है वो। लेकिन यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ ऐसी बयानबाजी से ही इस पूरे मामले का समाधान निकल सकता है? क्योंकि जो घटना पहले भी हो चुकी है और अब फिर ये घटना हुई है इस तरह की, तो इसमें क्या ज़रूरी है कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने हत्या की ही होगी? तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं, वो किन लोगों के लिए कर रहे हैं और किसको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, ये प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्योंकि दलित मुस्लिम की ही बात कर रहे हैं, शायद उनको किसी और बिरादरी की और जाति की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी और जाति के लोग उनकी विचारधारा से शायद मेल खाते होंगे, इसलिए उन्होंने एक तरफा अपना बयान रखते हुए सिर्फ दो जो जाति समुदाय हैं उनके बीच ही ये बयान रखा और सबको टारगेट करते हुए उन्होंने इलाज करने की भी नसीहत दे डाली, चुनौती दे डाली। इस पूरे बयान ने अभी तक मीडिया में प्रमुखता से इसको नहीं उठाया है, लेकिन ये बयान इतना हल्का बयान नहीं है जिसको नकार दिया जाए या जिसको इग्नोर कर दिया जाए। ये गंभीर विषय है और मंजीत नौटियाल जैसे नेता को, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो जनता है उसको सबक सिखाना चाहिए। आपसी भाईचारे से क्षेत्र में रहने वाले लोग जब रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान हैं वो फूट डालने का काम करते हैं। तो मंजीत नौटियाल का ये बयान आपको सुनना भी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए और अपनी जो राय है वो हम तक जरूर साझा करें। वहीं हरीश रावत जो है वो भी लगातार इस मुद्दे पर घेराबंदी कर रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उसका समर्थन दे रहे हैं। पीड़ित परिवार को जिस तरीके से न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़बान की मर्यादा उन्होंने पार नहीं की है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कांग्रेस के तमाम विधायक भी हैं, लेकिन मामले जो हैं वो अभी जांच का विषय हैं। अभी किसी भी तरह की गंभीर टिप्पणी करने से किसी को भी बचना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो यहाँ उस मामले के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरी सनसनी मची हुई है, लोग पोस्ट कर रहे हैं जस्टिस फॉर मोनू कुरैशी, ट्रेंड चल रहा है लगातार और उसकी न्याय की मांग करते हुए इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, यूट्यूब पर तमाम वीडियो सामने आ रही हैं। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, पूरी तरीके से की जाए, लेकिन पुलिस ने जो अपील की है बिना तथ्यों के आधार पर सूचना को प्रचारित करना, इस पर भी सबको ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ 2 आदमियों का नाम पता है और हमें उनका नाम नहीं पता। एक का तो सुनील सैनी है, एक का नाम है परवीन सैनी जो भेंगेडी के, शायद मेरे सुनने में है भेंगेडी के रहने वाले है। एक मोतुल्लापुर का रहने वाला है सुनील सैनी। ये घटनाएं है जो इसमें टोटल 7 आदमी है, 6 आदमी है और जी 7वीं एक महिला है जिसे उन्होंने छुपा दिया था। उनके मेरे पास सबके फोटो है, उनके फोटो है 6 आदमियों के। अच्छा, जो आरोपित पुलिस वाले हैं जिन पर ये उनके घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो ये फोटो है। इसमें सर एक महिला है, वो उसका ना हमारे पास फिलहाल फोटो है, वो वहां से गैप कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन हम पे दबाव डाल रहा है, हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि ये अपना वापसी ले। देख लो ये पुलिस वाले, इन्होंने लोंडा मारा जोड़ मगेर को। लाइट चल रही, लाइट चल रही। अरे हमें मारो ना, हम इतना दम है छाती पे गोली मारना क्यों?
साले इन्हें डुबा को मारा भाई, इनकी बना इसकी भी जान को मारा चारों तरफ। इन्होंने लुका जो बच्चा होगा उसको गोली मारी जाएगी। एक्टिवा पड़ी यहाँ, लड़का डूबा वहाँ, इन लोगों ने तो पकड़ा और वहाँ डुबाया बंदूक का जोर में। अगर किसी भाइयों ने कहा ना कि बचा रहे। नाम जिस तरीके से उजागर करके क्षेत्र में पोस्टर लेकर घूमे जा रहे हैं, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में जिस तरीके से ये पुलिसकर्मियों के नाम ले रहे हैं, उसके बाद घटना के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर गए, तब पुलिस के जो जवान हैं उनकी घेराबंदी करके उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, उनको धमकियां दी जा रही थी। इस पर भी मुकदमे जरूर हुए हैं, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, ये मामला गंभीर हो सकता था। इसको बहुत तत्परता से काबू किया गया और अभी ये पूरा मामला कंट्रोल में है। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज इस वीडियो में इस विषय पर बोलना बेहद ज़रूरी था। जिस तरह से मंजीत नोटियाल का बयान सामने आया, हालांकि बयान जो था स्वामी यतीश्वरानंद का भी सही नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं फूट डालने वाला और असंवैधानिक बयान था। उन्होंने वेद का हवाला दिया, तो शायद वेद में जब लिखे गए होंगे तो वहाँ कांच की गोली का इस्तेमाल वेद में नहीं किया गया होगा, ये भी स्पष्ट बात है। लेकिन किसी भी बिरादरी को, धर्म को बांटने की, राजनीति बांटने के बयान जो हैं वो शर्मिंदा करते हैं और इनसे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हूँ आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन।